सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था विनिमय विपत्र यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के मीनिंग के बारे में, काइंड्स के बारे में और जो नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्रीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आज बात करेंगे जनरल एंट्री ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, यानी कि आप सीखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न में कौन कौन सी जनरल एंट्रीज बनाई जा सकती हैं और उनको बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। आज की इस वीडियो में हम ये आपको बताएंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज की, यानी कि विनिमय पत्रों से संबंधित आवश्यक जनरल लेखों के बारे में। तो गाइज यहाँ हमने आपको थोड़ा आसान बनाने के लिए इस वीडियो में आपको समझाने के पर्पज़ से हमने यहाँ पर जो ड्रॉअर और ड्रॉई होते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको इनकी मीनिंग बताए थे कि जो बिल को राइट करता है यानी कि बिल को लिखने वाला होता है वो ड्रॉअर होता है, और जिस पर बिल लिखा जाता है, जो उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है, वो ड्रॉई होता है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉअर और ड्रॉई को एज्यूम कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे एंट्रीज़ को। तो यहाँ पर गाइस जो ड्रॉअर होता है, ऑथर होता है, उसको यहाँ पर हम ए एज्यूम कर रहे हैं, जबकि जो ड्रॉई और एक्सेप्टर होता है उसको हम यहाँ बी एज्यूम करते हैं। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने आपको जो एंट्रीज़ हैं उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो उसकी हमने यहाँ पे हेडिंग्स के रूप में आपको समझाने के पर्पज़ से लिया है। जैसे यहाँ पे लिया हमने ए गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट, यानी कि ए जो कि ड्रॉअर है और बी जो कि ड्रॉई है, यानी कि ड्रॉअर ने ड्रॉई को गुड्स सोल्ड करा ऑन क्रेडिट यानी कि उधार। तो यहाँ पर जो ड्रॉअर होगा जिसको हमने ए माना है और जो ड्रॉई जिसको हमने बी माना है, तो उनके एंट्रीज़ क्या बनेंगी वो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर की एंट्री बनेगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट। जबकि ये एंट्री ड्रॉई क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, यानी कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट। तो इस तरीके से ये गुड्स को सोल्ड करने की और परचेज की जो एंट्री होती हैं वो ड्रॉअर और ड्रॉई के यहाँ पर ये आपके सामने बनती हैं। इसके बाद गाइस जो परचेज़र होता है और जो वेंडर होता है, यानी कि जो ड्रॉअर और ड्रॉई होते हैं, तो ये हमने जो एंट्री बताई थी लास्ट आपको, वो बताई थी जब आपको जीएसटी क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर क्वेश्चन में आपको जीएसटी गिवन है तब आपकी जो एंट्री है वो आपकी ये बनेगी, ए गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट के लिए इन द बुक्स ऑफ ए के यहाँ पर बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी। और अगर आपके पास आईजीएसटी की जगह पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। यानी कि अगर आईजीएसटी है तो एंट्री बनेगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। और अगर आपके सामने जो एंट्री है उसमें आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दिया है तो एंट्री बनेगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, यानी कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, जो बी हमारा कस्टमर या डेटर्स होता है ऑन क्रेडिट। इसी तरीके से अगर हम परचेस की बात करते हैं गाइस, तो अगर आपके पास आईजीएसटी क्वेश्चन में गिवन है तो परचेस के लिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई यानी कि बी के यहाँ पर एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एज, यानी कि ड्रॉअर। यानी कि अगर आईजीएसटी है तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉअर अकाउंट एंट्री बनेगी। और अगर आईजीएसटी की जगह आपको सीजीएसटी दिया हुआ है तब आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, यानी कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए, जिसको हम सप्लायर या क्रेडिटर्स भी कहते हैं। तो गाइज इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी विच द बिल एक्सेप्टेड बाई बी। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो ए ड्रॉयर है जब वो बिल को ड्रॉई यानी कि बी पर लिखता है और बी उसे एक्सेप्ट करके वापस ड्रॉअर को दे देता है तब वो बिल बनता है। और इस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होती हैं, जो लेन देन की एंट्री होती हैं, वो ए अपने यहाँ पर बनाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस, यानी कि ड्रॉई अकाउंट, क्योंकि यहाँ ड्रॉअर के पास बिल आया है किससे, बी जो कि ड्रॉई है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट एंट्री बन जाएगी, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम बी बन जाएगी। जबकि इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के यहाँ पर जब इसकी एंट्री की बात करते हैं तो वहाँ एंट्री बनेगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो बिल्स पेबल के रूप में आ जाएगी, यानी कि ए डेबिट हो जाएगा और टू बिल्स पेबल, क्योंकि ए के पास आ रहा है और बी उसको दे रहा है तो बी के पास से वो जा रहा है, तो एंट्री बन जाएगी एज अकाउंट डेबिट टू बी बिल्स पेबल अकाउंट। इसी तरीके से
अब आती है कंडीशन आपकी ऑनर्ड ऑफ द बिल की, यानी कि अगर जो बिल आपको दिया हुआ है अगर उसमें आपको ऑनर्ड ऑफ द बिल का मतलब हो जाता है व्हेन द बिल इज पेड ऑन डेट ऑफ पेमेंट ड्यू डेट बाय द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ड्रॉई, इट इज कॉल्ड ऑनर्ड ऑफ द बिल ऑन द रेपुटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो अब ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑनर्ड ऑफ बिल का बिल मतलब होता है, ऑनर्ड ऑफ द बिल का मतलब होता है कि जब ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन को ऑनर्ड ऑफ द बिल कहा जाता है। यानी कि जब जो बिल के जो स्वीकर्ता हैं, जो ड्रॉइंग हैं के द्वारा भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान कर दिया जाता है, तब इसे बिल की प्रतिष्ठा अथवा देय तिथि पर बिल का संपूर्ण सम्मान कहती हैं, जिसको हम ऑनर्ड ऑफ द बिल कहते हैं। ऑनर्ड ऑफ द बिल का कॉन्सेप्ट, जब ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हो जाता है, यानी कि जिस डेट के लिए बिल लिखा गया होता है उस डेट पर जब बिल का पेमेंट हो जाता है तो उसको ऑनर्ड ऑफ द बिल कहा जाता है। तो गाइस इसकी जो एंट्री बनती है आपकी, वो एंट्री बन जाती है इसमें ऑन पेमेंट ऑफ द बिल एट मैच्योरिटी, यानी कि देय तिथि पर बिल का भुगतान होने पर, जिसके लिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर यानी कि एक एंट्री बन जाती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर जो ड्रॉर होता है उसको कैश के रूप में पैसा मिल जाता है और उसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाता है, जबकि जो ड्रॉई होता है वो बिल्स पेबल का पेमेंट करता है, इसलिए जो बिल्स पेबल को उसने पहले दिया होता है वो उसके पास से वापस आ जाता है और जो कैश होता है वो उसके पास से चला जाता है। तो यहाँ एंट्री बन जाती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से ये ऑनर्ड ऑफ द बिल की एंट्री दोनों की बुक में बन जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, जो ए यानी कि जो ड्रॉअर होता है वो उस बिल को जो उसके पास ड्रॉई से रिसीव होता है उसको वो क्या कर सकता है, किस तरीके से यूज़ में ले सकता है, कैसे कैसे वो अपने यूज़ में इसको ले सकता है। तो उसी के कंसेप्ट में एंट्री है आपके सामने, द होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ द फॉलोइंग 4 कंडीशन टू डील विद द बिल। यानी कि बिल का जो लेखक होता है जिसको हम आढ़ता बोलते हैं, वो बिल की स्वीकृति मिलने के पश्चात वह इस बिल को निम्न 4 प्रकार से प्रयोग में ले सकता है। गाइस जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हमारी जो भी वीडियो होती है उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट को कवर करें, ताकि जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो ईजिली इंग्लिश में उसको समझ सकें और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो उसको हिंदी में आसानी से समझ सकें। इसलिए हम इसको दोनों लैंग्वेज में आपके लिए लेकर चलते हैं। तो गाइस समझते हैं यहाँ पर कि जो ए ड्रॉअर होता है वो उस बिल को अपने पास जो कि रखता है, यानी कि जो बिल बी से ए के पास आता है तो उस ए बिल को किस तरीके से यूज़ में ले सकता है। तो उसकी ये 4 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट है आपके सामने, व्हेन बिल इज़ रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सेकेंड, व्हेन इज़ बिल डिस्काउंट विद द बैंक, यानी कि जब बिल को ए अपने बैंक से भुना लेता है। पहली कंडीशन में जब ए बिल को अपने पास ही रखता है डेट ऑफ मैच्योरिटी तक। सेकंड में वो उसको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस बिल को बैंक से बना सकता है। थर्ड, व्हेन द बिल इज़ एंडोर्स और नेगोशिएटेड इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, यानी कि अगर ए यानी कि जो ड्रॉअर है उसको अगर अपने किसी थर्ड पार्टी का पेमेंट करना है तो उस पेमेंट के लिए वो उस बिल को भी दे सकता है, जिसको हम बिल का एंडोर्समेंट कहते हैं। और अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है यानी कि अपने बैंक में वो जमा कराना चाहता है तो उसके लिए व्हेन बिल इज़ सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि अगर वो बैंक में अपने जमा करने के पर्पज से उसको बैंक में देना चाहता है तो उसको कलेक्शन के लिए भी बैंक में भेज सकता है। तो इस तरीके से ए उस बिल को 4 तरीके से अपने यूज़ में ले सकता है, या तो वो अपने पास रख सकता है ड्यू डेट तक, या उसको अपने बैंक से भुना सकता है अगर उसे पैसे की ज़रूरत है, या अपने किसी थर्ड पार्टी सी को वो पेमेंट के तौर पर उस बिल को दे सकता है, या फिर वो अपने बिल को बैंक में जमा करने के पर्पज़ से बैंक में वो कलेक्शन के लिए भेज सकता है। तो अब इनको डिटेल में समझते हैं इनकी एंट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन बिल इज़ रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जब लेखक या आढ़ता बिल को देय तिथि तक स्वयं अपने पास रखता है। तो उसके यहाँ पर ए जो ड्रॉअर है उसकी एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट बीइंग बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। उसमें वो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा और बी जो होगा वो उसे अपने यहाँ पर क्रेडिट कर देगा। इसी तरीके से बात करते हैं व्हेन बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, यदि ए ने उस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट यानी कि बना लिया होता है तब उसकी एंट्री बनती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर के यहाँ पर, जो कि विदाउट जीएसटी है। अगर तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि बीइंग बिल गॉट डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगर वो विदाउट जीएसटी है तो उसमें जीएसटी की कोई एंट्री आपको नहीं लेनी होगी। और अगर क्वेश्चन में आपको जीएसटी दिया हुआ है तब आपकी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इस तरीके से आप देखेंगे तो अगर आपको क्वेश्चन में GST दिया हुआ है तो फिर GST की एंट्री आपके साथ इसमें ऐड हो जाती है, उसको भी हमें डेबिट करना होता है। तब उस कंडीशन में हम एंट्री बना लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जिसको हम कह सकते हैं बीइंग द बिल गॉट डिस्काउंटेड विद द बैंक। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जब ड्रॉअर जो होता है वो उस बिल को अपने जो एंडोर्स होता है यानी कि जो C होता है, क्रेडिटर्स होता है, उसको एंडोर्स कर देता है, तब एंट्री बनती है व्हेन द बिल इज एंडोर्स और नेगोशिएटेड इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, यानी कि जब वो अपने बिल को क्रेडिटर्स को बेचान कर देता है, यानी कि जब लेनदार को बिल का बेचान कर दिया जाता है तब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एक यहाँ पे एंट्री बनेगी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, या जिसको हम क्रेडिटर्स भी बोल देते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि जो बिल्स रिसीवेबल होगा उसे हमें क्रेडिट करना होगा और जिसको ये बिल दिया जाएगा उसे हमें ये क्रेडिट डेबिट कर देंगे। तो एंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बन जाएगा, बीइंग बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, इसकी नरेशन बना लेते हैं। इसी तरीके से गाइज अगर जो ए होता है वो उस अपने बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना चाहता है या देता है, तब उसके लिए एंट्री बन जाती है यहाँ पर बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये चार तरीके से जो ए होता है वो अपने उस बिल को यूज़ में ले सकता है, जो हमने आपको चारों कंडीशन बताई, एंट्रीज बताई इसकी हमने आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल की, यानी कि अगर ड्यू डेट पर बिल का ड्यू डेट पर बिल का जो पेमेंट होता है अगर वो कर दिया जाता है तो उसे ऑनर्ड ऑफ द बिल बोलते हैं, जो कि हमने भी आपको लास्ट बताई उसकी एंट्री। और अगर ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं हो पाता है तब उसको फिर डिसऑनर ऑफ द बिल कहा जाता है, यानी कि व्हेन द बिल इज़ नॉट पेड बाय द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ड्रॉई ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, जिसको हम ड्यू डेट बोलते हैं, द बिल इज़ कॉल्ड डिसऑनर्ड, यानी कि जब बिल के स्वीकर्ता यानी कि ड्रॉई के द्वारा भुगतान की तिथि जो देय तिथि होती है पर बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तब वह बिल अनादरण या तिरस्कृत कहलाता है या माना जाता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं इनकी एंट्री के बारे में, जो जनरल एंट्रीज पास ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल, जो बिल का हम डिसऑनर करते हैं उस कंडीशन में एंट्री क्या क्या हो सकती हैं। तो बिल के अनादरण होने पर जो ए है उसके यहाँ निम्न एंट्रियाँ बनाई जाती हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन थी व्हेन बिल इज़ रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि जो बिल के डिसऑनर की एंट्री है वो डिपेंड करती हैं कि ए ने उस बिल को क्या यूज़ में लिया था, यानी कि जो ए का यूज़ करने का जो चार कंडीशन आपको अभी बताई थी उन चारों में से कौन सी कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इसकी एंट्री को बनाना होगा। तो गाइज अगर हम बात करते हैं व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि ये मानिए कि अगर जो बिल था वो ए के पास ही था, उसने ना तो बैंक में बनाने के लिए दिया, ना सी को एंडोर्स करने के लिए दिया, ना ही कलेक्शन के लिए भेजा, तब एंट्री डिसऑनर की क्या बनेगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, यानी कि ए के यहाँ पर। तो वो आपके सामने एंट्री है गाइस। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन में आपको नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तो उसके कंडीशन में ध्यान एंट्री है, और अगर नहीं दिया है तब भी ध्यान देना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इफ़ नोटिंग चार्ज आर नॉट इनकरीड, यानी कि जो नोटिंग चार्जेस हैं वो आपको क्वेश्चन में कोई नहीं दिए हुए हैं, तब आपकी एंट्री बनती है 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि बीइंग बिल डिसऑनर कर देंगे यहाँ पर हम। और अगर क्वेश्चन में आपको नोटिंग चार्ज दिया है, यानी कि इफ़ नोटिंग चार्ज आर इनकरीड, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तब आपकी एंट्री बनेगी 20, यानी कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश या नोटिंग चार्ज अकाउंट। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि जो 20 को आप डेबिट करोगे वो अमाउंट ऑफ BR, यानी कि जो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है, प्लस जो नोटिंग चार्ज है वो, उन दोनों को जोड़कर आप इसे डेबिट करेंगे, और टू बिल्स रिसीवेबल में जो बिल का अमाउंट है वो लिखा जाएगा, और टू कैश अकाउंट में जो नोटिंग चार्ज का अमाउंट है वो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री बन जाती है 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश अकाउंट, यानी कि जो कैश में नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया गया है वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जनरल एंट्री पास ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल में ही सेकंड कंडीशन जो आती है व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी कि जब ए ने अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया हो, भुना लिया हो, तब क्या एंट्री बनेगी। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अगर नोटिंग चार्ज नहीं दिया है तो सिंपल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। और अगर नोटिंग चार्ज गिवन है आपके लिए, यानी कि इफ नोटिंग चार्ज आज इनकरेड, तो फिर आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पर बीज यानी कि जो ड्रॉई है अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट, यानी कि इसमें जो बी होगा ड्रॉई होगा उसमें जो बिल्स रिसीवेबल और नोटिंग चार्ज का अमाउंट है उसे आप ऐड कर देंगे टू बैंक, और टू कैश नोटिंग चार्ज का अमाउंट अलग से शो कर देंगे। तो गाइज इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी व्हेन द बिल इज एक्सचेंज इस एंडोर्स, यानी कि जब हमने बिल को एक्सचेंज करा, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या किया है, एंडोर्स कर दिया है किसको, क्रेडिटर्स को। तो वही सेम कंडीशन है। अगर यहाँ पर नोटिंग चार्ज नहीं दिया है तो सिंपल एंट्री बनेगी बीस अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी यानी कि क्रेडिटर्स, और अगर नोटिंग चार्ज दिया है तो एंट्री बन जाएगी बीस अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी और टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान रखना है, अगर नोटिंग चार्ज दिया है तो उसकी आप क्रेडिट टू कैश के नाम से एंट्री कर देंगे और उस अमाउंट को 20 में जोड़ देंगे, ड्रॉई के अमाउंट में जोड़ देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री बनती है आपकी व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि ए ने बिल को बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा हो। तो जब ए बिल को बैंक कलेक्शन के लिए भेजता है तब आपके सामने एंट्री बनेगी। अगर आपको ध्यान रखना है नोटिंग चार्ज नहीं दिया है तो 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट बनेगा, और अगर आपको नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तो 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन और टू कैश अकाउंट बनेगा। यानी कि सिंपल अगर नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तो फिर आपको उसे कैश के टू कैश में क्रेडिट करके उस अमाउंट को 20 के अमाउंट में जोड़ देना है, यानी कि जो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है और जो नोटिंग चार्ज है उन दोनों को जोड़कर आपको बी को डेबिट करना होगा, ड्रॉई को डेबिट करना होगा। तो गाइस ये चार कंडीशन थी आपकी बिल के डिसऑनर होने कंसर्न में, जो कि ड्रॉअर के यहाँ पे बन सकती थी। डिपेंड करता है चारों में से आपको कौन सी कंडीशन दी है। जो भी चारों में से कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री बना सकते हैं। साथ में ये ध्यान रखना है कि अगर नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तो उसकी एंट्री बनेगी नोटिंग चार्ज की, नहीं बनेगी। अगर दिया है तो बनेगी, नहीं दिया है तो नहीं बनेगी। अब बात करते हैं गाइस हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर यानी ड्रॉई यानी कि बी के यहाँ पर। तो जनरल एंट्री पास ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल, बिल के अनादरण होने पर निम्न प्रविष्टि बनती है किसके, बी के यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई यानी कि बी के यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान रखना है अगर नोटिंग चार्ज आपको नहीं दिया है तो यहाँ सिंपल एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए यानी कि ड्रॉयर अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। जबकि अगर नोटिंग चार्ज दिया हुआ है आपको तो एंट्री बनेगी फिर आपकी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉयर अकाउंट, यानी कि बिल्स पेबल और नोटिंग चार्ज को आपको डेबिट करना होगा और जो ए ड्रॉयर होगा उसे क्रेडिट करना होगा। तो ये एंट्री बन जाती है आपकी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई की डिसऑनर की कंडीशन में। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम रिटायरिंग ऑफ द बिल। अब ये कंडीशन होती है आपकी क्वेश्चन के अंदर कि जो ड्रॉई होता है अगर उसके पास जो पेमेंट है उसका पेमेंट ड्यू डेट से पहले वो अरेंज कर लेता है, तब वो फिर ड्रॉयर को ये रिक्वेस्ट करता है कि आप उस बिल का पेमेंट हमसे ड्यू डेट से पहले ही ले लें। यानी कि जब किसी बिल का पेमेंट उसकी ड्यू डेट से पहले ही हो जाता है, अगर अभी हमने जो आपको समझाया वो बताया था कि जब किसी बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर होता है तो वो ऑनर्ड ऑफ द बिल होगा। जब किसी बिल का पेमेंट ड्यू डेट के बाद भी या ड्यू डेट पर नहीं हो पाता है तो उसे हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल। उसी तरीके से कंडीशन आती है आपकी रिटायरिंग ऑफ द बिल, यानी कि जब बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही कर दिया जाता है तो उसे रिटायरिंग ऑफ द बिल कहा जाता है। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, when the drawee or the acceptor wishes to pay the amount of the bill before the date of maturity it is called retiring of the bill। यानी कि जब अदाकर्ता या स्वीकर्ता जो ड्यू डेट है उससे पहले ही बिल की राशि का भुगतान करना चाहता है तो इसे परिपक्वता अवधि से पूर्व बिल का भुगतान होना कहा जाता है। यूजुअली द होल्डर इन सच a case would be willing to allow a deduction because of the interest involved।
आमतौर पर अगर हम देखें तो बिल का धारक अथवा लेखक बिल के स्वीकर्ता को कुछ छूट या रिबेट देता है, यानी कि जब ड्यू डेट से पहले अगर बिल का पेमेंट कर दिया जाता है तो जो ड्रॉअर होता है वो ड्रॉई को कुछ रिबेट यानी कि छूट देता है, क्योंकि वो समय से पहले ही बिल का भुगतान करता है। यह छूट की राशि जो देनदार के लिए लाभ तथा धारक अथवा भुगतान पाने के लिए हानि या व्यय मानी जाती है, यानी कि द डिडक्शन और सो अलाउड इज कॉल्ड रिबेट। रिबेट इज गेन फॉर द एक्सेप्टर, यानी कि जो ड्रॉई है, जो बिल को एक्सेप्ट करने वाला है, उसके लिए तो ये प्रॉफिट होगा, और जो ड्रॉयर है जो कि बिल को लिखने वाला है उसके लिए ये एक एक्सपेंसेस होगा या लॉस माना जाएगा। Thus, the day before the date of maturity of the acceptor, the amount of the bill is paid. The interest for that day is deducted and the remaining amount is paid of the holder or drawer. तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में जो स्वीकर्ता परिपक्वता की तारीख से जितने दिन पहले बिल की राशि का भुगतान करता है उतने दिन का ब्याज निकालकर बिल की राशि में से घटाकर शेष राशि धारक या आहर्ता को भुगतान कर दिया जाता है, और वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वही बेसिकली एक तरीके से रिबेट मानी जाती है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम समझते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं रिटायरिंग ऑफ द बिल का कॉन्सेप्ट, कि जब किसी बिल का पेमेंट उसके ड्यू डेट से पहले ही कर दिया जाता है तो उसको रिटायरिंग ऑफ द बिल कहते हैं। उस कंडीशन में जितने पीरियड पहले पेमेंट करा जाता है उस पीरियड का एक इंटरेस्ट निकाला जाता है जिससे कि रिबेट बोलते हैं, और उसे बिल के अमाउंट में से घटा दिया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट आता है उसका पेमेंट किया जाता है। तो जो रिबेट का अमाउंट है उसे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपके सामने एक फॉर्मूला है, कंप्यूटेशन ऑफ द रिबेट। उसे निकालने के लिए सिंपल ऑफ अमाउंट ऑफ रिबेट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ द बिल, जो भी बिल का अमाउंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड की। पीरियड डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर आपको पीरियड मंथ में दिया हुआ है तो आप उसको मंथ में लेंगे, और डेज में दिया हुआ है तो डेज में लेंगे। अगर आप पीरियड को मंथ में लेते हैं तो डिवाइड 12 का करेंगे, और अगर आप पीरियड को डेज में लेते हैं तो डिवाइड 365 का करेंगे, और अपॉन 100 करेंगे रेट के अकॉर्डिंग। जो भी रेट ऑफ डिस्काउंट होगी उसके अपॉन 100 करेंगे। फिर जो भी पीरियड आपको दे रखा होगा, मंथ में दिया है तो अपॉन 12 करेंगे, और डेज में दिया है तो अपॉन 365 करेंगे। तो इस तरीके से आप जो अमाउंट निकालेंगे वो आपका अमाउंट आएगा रिबेट का। फिर कंप्यूटेशन ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द बिल निकालने के लिए, जो भी हमारी नेट वैल्यू ऑफ द बिल निकालने के लिए अमाउंट ऑफ बिल जो भी होगा उसमें से जो भी रिबेट का अमाउंट होगा उसे आप घटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और जो अमाउंट बचेगा वो आपकी नेट वैल्यू ऑफ द बिल मानी जाएगी। तो इस तरीके से इसकी एक जनरल एंट्री भी बनती है जो कि आपके सामने है। जनरल एंट्री पास ऑन रिटायरिंग ऑफ द बिल, यानी कि जो रिटायरिंग ऑफ द बिल है उसके कंसेप्ट की एंट्री आपके सामने है। अगर आप इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर की आगे बात करते हैं तो इसकी एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट और डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो रिबेट होगा उसे ही अपने यहाँ पर डेबिट कर लेगा ड्रॉयर, और टू बिल रिसीवेबल के रूप में क्रेडिट कर देगा। और अगर आप ड्रॉई की यहाँ की बात करते हैं तो उसकी एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और टू रिबेट और डिस्काउंट ऑन बिल, जिसको हम बीइंग बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट बोलते हैं। तो ये गाइस एंट्री बन जाती हैं हमारी अगर हम किसी बिल को रिटायर्ड करते हैं ड्यू डेट से पहले, तब उस कंडीशन में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर और ड्रॉई के यहाँ पर। तो गाइस ये जो अभी तक हमने आपको एंट्रीज बताई बिल ऑफ एक्सचेंज के संबंध में, जिसमें कि हमने बताया कि ड्रॉई के ऊपर जो बिल लिखता है, और सबसे पहले जो ड्रॉई को कोई गुड सोल्ड करता है उसकी एंट्री, फिर ड्रॉयर ने ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा उसके ऊपर एंट्री, ड्रॉयर उस बिल को कैसे यूज़ में ले सकता है, ऑनर्ड ऑफ द बिल के बारे में बताया हमने, डिसऑनर्ड ऑफ द बिल के बारे में बताया, और रिटायरिंग ऑफ द बिल के बारे में हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया। अभी गाइस इसकी कुछ एंट्री और भी हैं जिसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दें, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको 2 वीडियो में पार्ट में बांट दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको डिसऑनर ऑफ द बिल और रिटायरिंग ऑफ द बिल तक बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो नेक्स्ट एंट्रीज़ हैं उसके बारे में बताएंगे। तो गाइस हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इन
एंट्रीज़ को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं और इनकी मदद से आप क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपको थ्योरेटिकल वीडियो बता रहे हैं, इसके बाद हम उसकी न्यूमेरिकल वीडियो भी बताएंगे। लास्ट हमने वीडियो जो बनाई थी बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो थ्योरेटिकल रूप में बताई थी, जिसमें हमने आपको उसकी थ्योरेटिकल सारी नॉलेज दी थी। ये प्रेजेंट आपकी जो वीडियो है जनरल एंट्रीज़ की है, जिसमें हमने हाफ एंट्रीज आपको बताई हैं। इसके बाद की जो एंट्रीज़ हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपके पास, तो आप इन वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और अपनी नॉलेज की चीज़ों को नोट करते रहें। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट इसमें ज़रूर करते रहें। थैंक यू।